जब मैं फैक्ट्री से थक हार कर घर पहुंचा, उस समय मैंने अपनी पत्नी मीना को तैयार खड़ी देखा। उसने लाल रंग का बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे मायके जाना है और वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा सारा मूड खराब हो गया। मैंने कहा, देखो मीना, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं अजय, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे आज छोड़ आएं। आपकी उसकी बात सुनकर मैंने कह दिया, हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था और वो लगभग 1 हफ्ते से ही मायके जाया करती थी, फिर भी उसका दिल नहीं करता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे मीना से बेइंतहा मोहब्बत जो हो गई थी, इसलिए उसकी किसी बात को मैं टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे मायके पहुंचा के आ गया। उसने कहा था कि रात को उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं मीना को इस बारे में कह नहीं पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी, वो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था और हूबहू वह ड्रेस मैंने अभी अभी मीना को पहने हुए देखा था। बिल्कुल वही रंग, वही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है मीना और भाभी ने एक साथ ही शॉपिंग की हो, इसलिए एक जैसा ड्रेस खरीदा हो। मैं उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला, मैंने कार अंदर की। मैंने नौकर को कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। मैं रात में मीना को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे यह बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस हमारे पड़ोसी वाली भाभी के पास भी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब मीना ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वो हरे रंग की बेहद खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे मायके पहुंचाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी के टेरेस पे आज भी वही ड्रेस लटक रहा था जो आज मीना ने मायके जाते समय पहना हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन इस बारे में इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे भी अभी अभी मायके छोड़कर आया था और मायका काफ़ी दूर था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा मीना उसी ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान हो गई। अजय, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं कुछ शर्मा सा गया, मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ भरी बातें सोच रहा था। मीना के माँ बाप घर तो हमारे घर में से काफ़ी दूर है, भला वो वहाँ कैसे आ सकती है? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी रवि के घर की तरफ देखा, जहाँ वही ड्रेस अभी भी लटका हुआ था। मुझे एक पल भी के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता था, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन मैं ये बात जुबान पर लाने से डरता था। अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए थे और मीना को मेरी बात से कितनी तकलीफ हो सकती है, यह सोचकर मैं चुप रह गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मीना को दुल्हन बनाकर घर लाया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी रवि मेरे घर बधाई देने आया था। उसने माफ़ी मांगी कि वह शादी में नहीं आ सका, क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगाकर बधाई दी। उसने लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर जबरदस्ती मुझे भी खिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज थी।
मीना से। जब मैंने पहली बार मीना को देखा उसी वक्त दिल से बैठा था। वह मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी। वो मेरी सेक्रेटरी शिवानी की दोस्त थी। उन दोनों को शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पे ले जाना था, जिसके लिए शिवानी ने मुझसे पहले से ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से उसी वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैंने अपने कैबिन से निकला तो सीधे मीना के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। फिर मैंने उसे देखा तो देखते ही रह गया। वो इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए सहज महसूस करने लगी और मैंने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों मेरे पीछे ही बातें करती हुई निकली थी। मीना और शिवानी के किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर शिवानी से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ ही जाना था। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उसका प्रोग्राम था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उनसे कहा था। मेरी बात पर शिवानी बहुत खुश हुई। मीना का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई, लेकिन मीना कुछ झिझकते हुए बैठी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा हो। बैक व्यू मिरर से मैं उसे देख रहा था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अपना जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ मीना को ही बनाऊंगा। कि मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि सब्र भी ना हो सका मुझे। 2 दिन बाद ही मैंने शिवानी को सब कुछ कह दिया। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि मीना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करके अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों के खर्चा उठाती है। शिवानी, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे वो पसंद है। आप मुझे बताएं कि मैं कब उसके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्द से बताने का वादा किया। इसी तरह कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। पहली ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। माँ भी तैयारियों में जुट गई, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल नहीं लगता था। जब भी मैं जॉब की वजह से मुंबई रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और एक बंगला, कार सब इन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था, और अगर कभी देश से बाहर जाना होता था तो कंपनी और ज़्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफस्टाइल से बहुत संतुष्ट था, और जब ये मीना मेरी ज़िंदगी में आई थी तब से तो लगता था कोई कमी ही नहीं है ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। मीना भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी और हर तरह की बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब से यह ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई थी। अब तो मैं मीना से बात भी नहीं कर पाता था। वो जब भी मायके जाने को कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पे जाने का सोचती रहती हो, तुम एक बार भी सोचती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? मेरी आवाज़ तेज हो गई थी, जिसे सुनकर वह डर गई। क्या हुआ अजय, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वह अचानक रोने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस कदर पिघल गया और मैंने अपने इस रवैये के लिए उससे माफ़ी मांगी, और कुछ ही देर बाद मैं उसे उसके मायके छोड़ आया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे रवि के घर पर लटका हुआ दिखा। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपनी कनपट्टी को दबाना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े से वार कर रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता था, और मीना और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते, और मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वापस आ जाता था। मेरे साथ कुछ क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो मीना भी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करने पड़ता। मगर जिसके दिल और दिमाग में इतना सारा तूफान चल रहा हो, वो भला कैसे रह सकता है? मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ली। उन्हीं दिनों मैंने नोटिस किया कि मीना कुछ परेशान और चिंतित रहने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता कि वो रात को कमरे से चली जाती थी, और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं ना कहीं मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं कमरे को वापस आता तो वो बेड पर सो रही होती। एक रात मैंने उसे जगाया
मीना तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। अजय आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि आप बाहर से आ रहे हैं। शायद वो उल्टा मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब दिए बिना अपनी जगह पर लेट गया। मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद मीना उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है, तो वह अजीब नज़रों से मुझे देखती है और कहती है, क्या हुआ आपको अजय? मुझे आपकी फफर इस बार मैंने सोच लिया है। इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं मीना को मायके छोड़कर वापस आया तो देखा कि रोज की तरह वही बैगनी जोड़े में रवि के एक छत पर ड्रेस लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा छत पर आ गई। मेरी और रवि की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत लांगी और तार पर टंगे कपड़े को हाथ लगाकर देखा तो ताज़ा ताज़ा धुले हुए थे। उसमें से पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला। उन कपड़ों को नफरत से देखने लगा जिन्होंने मुझे बहुत तड़पाया। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैं जैसे ही आया वैसे ही वापस चला गया। फिर से अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था और आज दूध का दूध पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार में कार चलाई थी। जैसे ही मैंने मीना का दरवाज़ा खटखटाया तो मीना ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर हैरान हुई थी क्योंकि मैं हमेशा ही वापस जाया करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि उसकी कमीज का दामन बीच में से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फाड़ा था। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने होश हवास खो बैठा। बिना सोचे समझे मीना के गाल पर जोर का थप्पड़ दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो चकराकर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाने लगी, माँ, भाई, पिताजी। उसके इस तरह के चिल्लाने पर सब इकट्ठे हो गए थे और खींच ली और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो मेरे साथ। माँ भी चिल्लाए, क्या हुआ बेटा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे सास ससुर हैरान परेशान बीच में आ गए और पूछने लगे। मेरी सास फूल रही थी, आप ये सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते हैं? किसको बेवकूफ़ बना रही है ये? मैं उसकी तरफ इशारा करके उनको बताने लगा, मगर बेटा इसने ऐसा क्या किया है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा, अंकल इससे पूछिए कि इसकी कमीज कैसे फटी। मैंने अपनी सांस को नियंत्रण रखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातों से वह चौंक कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन उसकी कमीज तो अभी अभी गेट के अंदर आते हुए दरवाजे पर लगी कील से फटी है बेटा। वो सब एक जवान कर मुझे बताने लगे और मीना अभी तक जमीन पर बैठी हुई आंसू बहे जा रही थी। यह नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं, इसके झूठ को इसका साथ दे रहे हैं। आप अपने दिमाग से बाहर हो चुका है। मीना को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मीना पूरे रास्ता रोती रही, लेकिन मुझे अब उस पर जरा से भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा रवि के साथ? ये क्या कह रहे हो अजय? वो चीखी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे हो सकते हो? वो चिल्लाई, लेकिन मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था जो आंखों देखी मक्खी निगल लेता, मगर वो लगातार इनकार करती जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे कहा, अगर वो सच बता देगी तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। बस वो एक बार अपनी बात मान ले। कि मुझे लग रहा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। तभी अचानक मैंने देखा कि वहाँ पुलिस आ गई थी। उनमें से एक महिला कांस्टेबल ने आते हुए मीना को मेरे हाथों से छुड़ाया और उसे सोफे पर बिठा दिया और उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई थी। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ये तो बेटा आपके थाने चल के पता चल जाएगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर हंसने लगा। मुझे घसीटता हुआ पुलिस गाड़ी में डाल दिया, जबकि जाते वक्त मेरे कानों में मीना की आवाज़ें लगातार गूंजती रही थी। मेरा पति पागल है, पहले दिन से ही पागलपन के दौरे पड़ते आ रहे हैं। मीना पुलिस को बताई जा रही थी और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जिसे मैंने दिल और जान से चाहा था, वो ये क्या कह रही थी। मेरे हवालात का आज दूसरा दिन था। मीना ने मेरी खबर तक न ली थी और मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया था वह एक दिमागी मरीज हूँ और मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। उसका ये कहना था कि उसने ये सब अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। लेकिन सबके चौंकाने वाली बात यह थी कि उस रात पुलिस को रवि ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था।
मुझ पे आश्चर्य से वार पे वार हो रहे थे। ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीना ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और न जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद मेरी जमानत हो सकती थी। 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझसे सवाल पूछे तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया, जिससे सुनकर वो भी मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। और उनके इस तरह के देखने पर अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैंने गुस्से में आकर पूछा तो वह मुझे समझाने लगे, देखिए मिस्टर अजय, आप जो किस्सा बता रहे हैं वो नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। आराम से कह रहा था, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वो इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टरों ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया, जबकि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से देखे जा रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो न जाने क्या सदमा लगा है, अपने होश खो बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। मुझसे कोई मिलने नहीं आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहां रवि और मीना को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ अजय, हम दोनों एक साथ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया। तुम्हें नव्या याद है? अचानक उसने पूछा। नव्या? कौन नव्या? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा भला, क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक न जाने कितनी लड़कियों से इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की नव्या भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी। वो दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल की थी। वो तुम्हारे टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच गई, लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। अब तक वो सिर्फ दवाइयों के सहारे जिंदा है। मैं जब भी अपनी बहन को इस हालत में देखता था, तब मुझे उस आदमी ने सख्त से नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे नव्या की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था, और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे घर के बगल में घर खरीदा। मीना जो मेरे ऑफिस में काम करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके घर का खर्चा चलता था, लेकिन बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने मीना को एक बड़ी रकम देकर बदले में नाटक करने को कहा था। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा था जब तुमने मीना को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था कि तुम मीना जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, और तुमने मीना से शादी कर ली। फिर मैंने जो प्लान बनाया था उसको अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ नजर नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती नज़र मेरी छत पर पड़ गई, जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। यही नहीं, मैंने मीना को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थी जिससे तुम अपना गुस्सा होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश हो रहा था। उसके होठों पे वो भास भरी हंसी थी, जबकि मीना खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था। ये सब रवि की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था, जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाई दी जाती थी। अब मुझे पागलपन के दौरे नहीं पड़ते थे, और आज भी मैं पूरी होश हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, नव्या के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। नव्या के और मैं क्लासमेट थे, लेकिन नव्या जिस अजय को चाहती थी वो तो हमसे सीनियर था। मेरी तो नव्या से हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त फाइनल ईयर के अजय के साथ दिखती थी। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे, हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। कुछ पता नहीं था कि नव्या यूनिवर्सिटी आना क्यों बंद कर दिया। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था, और जब तुमने नव्या की डायरी में नाम अजय देखा तो बदकिस्मती से मैं उसके क्लास में अजय था, तो वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देख के मुझे अजय समझ लिया।
वो अजय मैं ही हूँ और आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि नव्या के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी जो मैंने किया नहीं था। मेरी कहानी सुनकर रवि और मीना सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। उस दिन तो वो दोनों चले गए। 2 दिन बाद ही मुझे छुड़वा दिया गया। रवि और मीना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला कि तो मैंने जल्दी से अपने वकील से बात की और दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन मीना ने गरीबी में तंग आकर ये ऑफ़र कबूल किया था। वो अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और घर का खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी। रवि ने बदले की आग में ये सब किया था। मैं अपने घर वापस लौट चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने मीना को मेरा इंतज़ार करते पाया। मीना, तुम यहाँ? हाँ आज अजय, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह हो तो मुझे अपने जीवन से मत निकाल देना। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है अजय। आप जैसा इंसान मुझे आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहती। वो सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उसे नफरत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से पिघल चुका था। वो अब मेरी महबूबा थी। मैंने उसके कंधों को पकड़कर उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे। मीना, अगर तुम वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं माफ़ करता हूँ, मगर याद रखना मैं भी एक इंसान हूँ, शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दिल से सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब मीना को सच में मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे मेरा मान और सम्मान वापस दिलाया दिया था, वरना एक गलतफहमी के आधार पर पूरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। तो भाई बहनों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दिलचस्प कहानी के साथ।